Assalamualaikum students, I am Khadija Shkeen from Department of Computer Science, Superior College, Wazirabad, affiliated with GC University, Faisalabad. Welcome to the lecture number 2, Computer Organization and Assembly Language. In this lecture, we will discuss about the organization and architecture, function and structure, von Neumann architecture, RISC and CISC architecture, and evolution of 86 architecture. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ऑफन ऐसे होता है कि ऑफन ये जो है ना कि इसके आर्किटेक्चर को और ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट समझा जाता है, इन दोनों में डिस्टिंक्शन की जाती है। लेकिन इसमें कुछ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती जुलती भी हैं, इसलिए इसको ये प्रिसाइजली डिफाइन करना कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन सा है और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ये डिफ़िकल्ट चीज़ है। इसलिए इस हवाले से हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसको कहते हैं और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो ये सिस्टम के ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो प्रोग्रामर को विजिबल होते हैं, ठीक है, यानी जो कुछ प्रोग्रामर को जो पार्ट जो है वो जो एट्रीब्यूट सिस्टम के विजिबल होंगे वो आर्किटेक्चर का, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का पार्ट है। ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किसी भी लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम में। अगर जब हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो अगर उसमें जब डायरेक्टली जो है लॉजिकल एग्जीक्यूशन में इसका इम्पैक्ट होगा तो उस वक्त हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो बात होगी कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की। सेकेंड है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑफन ही रेफर किया जाता है कि ऑपरेशन जो है ऑपरेशन के साथ ही ताल्लुक़ रखता है, यानी जो ऑपरेशनल यूनिट्स इसके अंदर चल रही हैं और उनका आपस में क्या इंटरकनेक्शन है जो इसके आर्किटेक्चर को की स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करता है, यानी उन ऑपरेशनल यूनिट्स का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है जो कि उस आर्किटेक्चर की स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन सेट इसमें आ जाता है, नंबर ऑफ बिट्स आ जाते हैं जो ऑफनली यूज टू रिप्रेजेंट डाटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म, टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग मेमोरी, यानी ये सारे वेरिएबल्स की, ये सारे एट्रीब्यूट्स की जो इंफॉर्मेशन है इसको हम कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। उससे नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन एट्रीब्यूट्स कि ऑर्गेनाइजेशन एट्रीब्यूट्स अब होती कौन सी हैं। ये एट्रीब्यूट्स होती हैं, ये इंक्लूड होती हैं वो बड़े हार्डवेयर की वो बड़ी डिटेल जो ट्रांसपेरेंट होती है प्रोग्रामर से। फॉर एग्जांपल कंट्रोल सिग्नल्स, इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस एंड मेमोरी टेक्नोलॉजी व्हिच इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी वजह से हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। इसके अंदर हार्डवेयर की डिटेल आ जाती है, क्योंकि हार्डवेयर की डिटेल तो प्रोग्रामर से लिंक नहीं कर रही होती, उसका तो डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता। प्रोग्रामर ने तो कंप्यूटर की जो सिस्टम की लॉजिकल एग्जीक्यूशन है उसको देखना होता है, हार्डवेयर के साथ तो उसका दूर का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि उसने एक्चुअली जो लॉजिक होती है कंप्यूटर को उसको उसने डेवलप करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन एट्रीब्यूट्स कौन सी होती हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल से हल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि it is an architectural design issue whether a computer will have a multiply instruction। अगर कंप्यूटर के पास कोई मल्टीप्लाई करने की इंस्ट्रक्शन आती हैं तो क्योंकि ये लॉजिकल एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है तो हमारे पास ये कौन से वाला एट्रीब्यूट होगा, ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होगा, यानी आर्किटेक्चर का होगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात की जाती है क्योंकि हम प्रीवियस में देख चुके हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या चीज़ है जो प्रोग्रामर से रिलेटेड हो, जो लॉजिक से रिलेटेड हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल इशू वेदर दैट इंस्ट्रक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ स्पेशल मल्टीप्लाई यूनिट और बाय अ मैकेनिज्म दैट मेक्स रिपीटेड यूज ऑफ ऐड यूनिट ऑफ द सिस्टम। जब यहाँ पर हार्डवेयर की बात आ गई कि हम कौन से वाला मल्टीप्लाई यूनिट को यूज़ करेंगे या कौन से वाले मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे कि उसको ऐड के जो यूनिट को रिपीटेडली जो है वो सिस्टम में यूज़ किया जा सके, तो उस वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशनल इशू कब होता है और आर्किटेक्चरल इशू कब होता है।
So the organizational decision may be based on anticipated frequency of use of multiply instruction, the relative speed of two approaches and the cost and physical size of the special multiply unit. अब जब ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन होता है वो हमारा डिपेंड कर रहा होगा किन किन चीज़ों के ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, कितनी दफ़ा हमने मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करना है और इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी यानी जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसके दौरान में इसकी स्पीड क्या होगी, एंड टू अप्रोचेस, कोई भी इनमें से कोई भी जहाँ पर जो है ना अप्रोचेज यूज़ की जा सकती है, और कॉस्ट और फिज़िकल साइज ऑफ दी स्पेशल यूनिट क्या होगा, यानी जब हम मल्टीप्लाई परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका उसकी कॉस्ट क्या आएगी और फिज़िकल साइज उसका क्या होगा। नेक्स्ट में इसी को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल जी, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की और कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑफनली ऐसे कंसीडर किया जाता है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, कि आर्किटेक्चर जो है वो कंप्यूटर का अलग है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट है। कंप्यूटर के बहुत से मैन्युफैक्चरर फैमिली ऑफ कंप्यूटर मॉडल्स को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें से बहुत से सेम आर्किटेक्चर के भी होते हैं बट डिफरेंट इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। डिफरेंस जो होता है इन मॉडल्स का इस फैमिली में इसकी बुनियाद होती है कि उसकी प्राइस क्या है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर हम उनको करेक्टराइज कर सकते हैं कि कौन सी वाली, किसी की प्राइस ज़्यादा है और किसी की जो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, हम उसकी बेस के ऊपर कैटेगराइज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर जो है वो अपने बहुत ज़्यादा ईयर्स तक जो है वो स्पैन कर सकता है और दूसरे जो मॉडल्स हैं उनको इनकम्पस कर सकता है, चाहे उसकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती रहे या उसकी टेक्नोलॉजी की चेंज होती रहे। उनमें से सबसे प्रोमिनेंट जो है वो IBM सिस्टम 730 आर्किटेक्चर है, जिसको 1970 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर भी बने, लेकिन 370 जो सिस्टम है ये काफ़ी देर तक जो है ये मार्केट में रहा था। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरह से पूरी कर रहा था, बिकॉज इट वॉज चीप एंड स्लो मॉडल था। स्टार्टिंग में स्लो मॉडल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती रही और अपग्रेड होता रहा, और मोर जो है स्टार्टिंग में ये पहले एक्सपेंसिव भी था, लेकिन IBM वालों ने आहिस्ता आहिस्ता न्यू मॉडल्स के बनाते गए और इसके अंदर अपडेशन करते गए, जिसकी वजह से ये कस्टमर के लिए इसको परचेज़ करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया था, और इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई थी, कॉस्ट भी इसकी लो हो गई थी, और इन दोनों के साथ साथ उसका जो मॉडल्स था वो न्यूअर भी आ गया था, लेकिन आर्किटेक्चर जो था वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही रहा था। ठीक है, तो यही आर्किटेक्चर को IBM मेन फ्रेम सिस्टम प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इन क्लास ऑफ माइक्रो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जब हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि ये रिलेशनशिप बिटवीन आर्किटेक्चर और डिज़ाइन माइक्रो कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इन्फ्लुएंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इस चीज़ का क्या इन्फ्लुएंस है, बिकॉज इट इज़ मोर पावरफुल एंड कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर। जब हम कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC आर्किटेक्चर, जिसको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि RISC और इसके साथ होता है CISC आर्किटेक्चर, ये कौन से वाले होते हैं। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, कंप्यूटर जो है वो एक, आपको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ होते हैं और डिफरेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीपल मिलियंस ऑफ कह लें कि एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इनको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकें, किस तरह से इनके कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब कर सकें। तो इसका मेथड ये है कि इज टू रिकॉग्नाइज द हायरार्किकल नेचर ऑफ मोस्ट कम्प्लेक्स सिस्टम। जब हमने, क्योंकि कंप्यूटर हमारे पास एक मोस्ट कम्प्लेक्स सिस्टम है, उस कम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करना है या उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, तो हम उसके हायरार्किकल नेचर की तरफ जाएंगे। हायरार्किकल नेचर की जब हम बात करते हैं तो हायरार्किकल नेचर में दो तरह की बात आ जाती है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। हायरार्किकल सिस्टम कौन सी होते हैं? सेट ऑफ इंटर रिलेटेड सब सिस्टम होते हैं जो एक हायरार्की में एक किसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं,
जब तक वो लोएस्ट लेवल ऑफ एलिमेंट्री सब सिस्टम में ना पहुंच जाए। इसको रिपीट कर देती हूँ कि हायरार्किकल सिस्टम आर द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड सब सिस्टम्स hierarchical in structure until we reach some lowest level of elementary subsystem। जब तक ये लोएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच जाती किसी भी सिस्टम के, जब हम पार्ट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो उसके एलिमेंट्री सब सिस्टम तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को या कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर को जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे दोनों ही फैक्टर आ जाते हैं। एक तो डिज़ाइन भी आ जाता है और दूसरा डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। डिस्क्रिप्शन लेवल पर भी और उसके डिज़ाइन लेवल के ऊपर भी हम बात कर रहे होते हैं। डिज़ाइनर जो हैं जब ये इसको डिज़ाइन करते हैं तो उनको इस चीज़ से डील करने की ज़रूरत होती है कि लेवल ऑफ सिस्टम जो है वो एट अ टाइम क्या है, इस वक्त सिस्टम जो है वो किस लेवल के ऊपर है, जहाँ पर जाके उन्होंने उसकी टेक्निकल चीज़ों को सॉल्व करना है। हर एक लेवल के ऊपर जो सिस्टम होता है वो कंसिस्ट कर रहा होता है मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ, और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। क्योंकि जब हम एक पूरी हायरार्की की बात करते हैं तो उस हायरार्की के अंदर हम देखते हैं कि सिस्टम है, उसके अंदर सब सिस्टम है, उस फर्दर जो है वो डिटेल में जब जाते हैं, लोएस्ट लेवल तक पहुंचते जाते हैं, तो उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है और उनका आपस में क्या बिहेवियर है, और बिहेवियर्स को, कंपोनेंट्स के बिहेवियर को, उनके आपस में रिलेशनशिप को हम हर लेवल के ऊपर चेक करते जाते हैं। अब ये बिहेवियर जो है सब सिस्टम्स का आपस में डिपेंड करता है किन किन चीज़ों के ऊपर, कि कितना ये सिंप्लीफाइड है या फिर एब्स्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर है सिस्टम का, या फिर इसका जो है वो नेक्स्ट लोअर लेवल क्या है। हर एक लेवल के ऊपर हम डिज़ाइनर जो है वो ये चीज़ चेक करता है। हर एक लेवल के ऊपर डिज़ाइनर जो है वो कंसर्न करता है सिस्टम के स्ट्रक्चर के साथ और उसके फंक्शन के साथ। इन दोनों चीज़ों को जो है वो फेस कर रहा होता है। स्ट्रक्चर भी आता है सामने और फंक्शन भी आता है। अब जब हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है? स्ट्रक्चर है द वे इन विच कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड, जिसमें जैसे हम हायरार्किकल सिस्टम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर के तमाम जो सब सिस्टम होते हैं वो आपस में को रिलेट होते हैं, इंटर रिलेट होते हैं, उनका आपस में कम्युनिकेशन होता है। अब उस चीज़ को जब हम देख रहे हैं तो ये किस में आता है, ये स्ट्रक्चर में बात आती है कि किस तरह से ये कंपोनेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं। द कंप्यूटर इंटरेक्ट इन सम फैशन विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। In general, all of its linkage to external environment can be classified as peripheral devices or communication lines. जब हमने स्ट्रक्चर की बात की तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि कंप्यूटर का उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, किस तरह से और किन किन डिवाइसेस के साथ है, किस तरह से इनकी इंटरेक्शन हो रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे पास कौन सी चीज़ें आती हैं? एक आती है पेरिफेरल डिवाइस आती है और दूसरी कम्युनिकेशन लाइंस आती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में आपको पता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, और कम्युनिकेशन लाइंस में ऐसी लाइंस आती हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन की जा रही होती है। ठीक है, और उसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन क्या चीज़ होती है? ऑपरेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। जब हमने इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है, इन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हर कंपोनेंट का आपस में क्या जो है ऑपरेशंस के किस तरह से जो है ये सॉल्व हो रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट एज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। हर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का आपस में ऑपरेशन क्या है। अब इस फंक्शन के अंदर 4 मेजर थिंग्स आ जाती हैं। एक डाटा प्रोसेसिंग है, एक डाटा स्टोरेज है, डाटा मूवमेंट है और कंट्रोल है। डाटा प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? आपको पता है कि डाटा प्रोसेसिंग से क्या मुराद है। कंप्यूटर की जब हम बात करें कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रोसेसिंग की, तो हमें इस बात से अच्छी तरह से हम अवेयर हैं कि प्रोसेसिंग कौन सी होती है। कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है। जब उसके पास कोई इनपुट आती है तो उस इनपुट को प्रोसेस करके उसके आउटपुट के अंदर आउटपुट में रिजल्ट जनरेट करता है। ये इनपुट को डिफरेंट वेज में लेता है, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ले लेता है। ये प्रोसेसिंग इसकी जब प्रोसेस करता है तो उसकी जो है कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं।
जिसमें फंडामेंटल मेथड्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग भी होती है। यानी हमें डाटा को प्रोसेस करते हुए इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स उसकी कौन कौन सी हैं, कौन से मेथड्स को फॉलो किया जा रहा है, कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जा रही हैं, और टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग कौन सी है। जैसे यहाँ पर आ जाता है कि डाटा टाइप्स वगैरह कौन सी होती हैं, कोई भी वेरिएबल इस तरह से हो जाता है, और ये सारी चीज़ें डाटा प्रोसेसिंग में आती हैं। जब हम बात करते हैं डाटा स्टोरेज की, तो डाटा स्टोरेज का आपको पता है कंप्यूटर इज़ एबल टू स्टोर डाटा। अब जब हम बात करते हैं कंप्यूटर डाटा को स्टोर कर सकता है, तो आपको ये भी पता है कि कंप्यूटर जो है वो डाटा को परमानेंटली भी स्टोर करता है और टेम्परेरीली भी स्टोर करता है। टेम्परेरीली जो है वो शॉर्ट टर्म में सेव करता है और परमानेंटली लॉन्ग टर्म में सेव करता है। परमानेंटली सेव करने के लिए इसमें हार्ड डिस्क जो है वो अवेलेबल होती है, जहाँ पर हमने कोई भी चीज़ जो है वो सेव कर सकते हैं और फर्दर उसमें से डाटा स्टोरेज फंक्शन को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फाइल वहाँ पर कोई भी स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उसको दोबारा से रिट्रीव कर सकें या अपडेट कर सकें फॉर सीक्वेंशियल रिट्रीवल एंड अपडेट्स। यानी हम बाद में जो है वो डाटा के ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग को अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में हम किस तरह से करते हैं, शॉर्ट टर्म के अंदर हम इस तरह से इसको यूज़ करते हैं कि कोई डाटा जैसे अभी फॉर एग्जांपल उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, फॉर द टाइम बीइंग हमने उसको जो है वो उसके रिजल्ट्स को अभी सेव टेम्परेरीली तौर पर किया हुआ है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म के तौर पर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा मूवमेंट की। डाटा मूवमेंट जिस तरह से वर्ड से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, डाटा को आप मूव कर रहे हैं। कंप्यूटर जो है वो इज एबल टू मूव डाटा इनसाइड एंड आउटसाइड थ्रू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और पेरिफेरल डिवाइसेस एंड आल्सो कम्युनिकेशन लिंक्स। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर के अंदर बात कर चुके हैं, वही यहाँ पर फंक्शन इसको फॉलो, फंक्शन जो है वो देखते हैं कि किस तरह से डाटा की मूवमेंट होती है, कि आउटपुट के इंटरनली किस तरह से डाटा की मूवमेंट होती है और एक्सटर्नली डाटा की मूवमेंट कैसी होती है। इंटरनली के अंदर आ जाएगा कि किस तरह से डाटा जो है वो मेमोरी में से सीपीयू तक आता है, सीपीयू से मेमोरी तक जाता है, रजिस्टर कैशे वगैरह ये सारी चीज़ों के अंदर डाटा किस तरह से मूव कर रहा होता है। और जब हम एक्सटर्नली बात करते हैं तो एक्सटर्नली जो है वो किस तरह से डाटा की मूवमेंट होती है। एक्सटर्नली में दो तरह से मूवमेंट हो सकती है, एक तो कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू होती है और सेकंड पे पेरिफेरल डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा की मूवमेंट होती है। फोर्थ वन फंक्शन इज कंट्रोल। कंट्रोल के फंक्शन से जैसे हम लोग पहले ही अवेयर हैं, कंट्रोल के नेम से ही जाहिर है, कंट्रोल क्या करता है, इसने कंट्रोलिंग फंक्शंस को परफॉर्म करना है। कंट्रोल एग्जीक्यूट करता है इन तीनों फंक्शंस को विद द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो इसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको फॉलो करते हुए इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। डेटा प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, डेटा स्टोरेज को कंट्रोल करता है और डाटा की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और सिस्टम के कंप्यूटर के रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, अलॉन्ग विद दी अरेंज करता है परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शनल पार्ट को, ताकि उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली प्रॉपर रिस्पांस टाइमली मिल सके। ठीक है, इसकी हम डायग्रामेटिकली एग्जांपल इसके डायग्राम देख लेते हैं। फंक्शनल व्यू की जब हम बात करते हैं, फंक्शनल व्यू में देखें ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डाटा। यहाँ पर जो है वो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है जो सोर्स और डेस्टिनेशन है डाटा की। यहाँ से मीन्स के डाटा आ भी रहा है और डाटा जा भी रहा है। डाटा मूवमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये लिंक कर रहा है कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ। डेटा स्टोरेज फैसिलिटी भी कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म से डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी गेन हो रही है, डेटा प्रोसेसिंग से फर्दर ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म की तरफ जा रहा है। यानी बाई डायरेक्शनल काम हो रहा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन जा भी रही है, इंस्ट्रक्शन जा भी रही है और यहाँ से इंफॉर्मेशन वापस भी आ रही है। अगेन डेटा स्टोरेज फैसिलिटी में भी ऐसे ही हो रहा है, इंस्ट्रक्शन जो है वो कंट्रोल मैकेनिज्म से डेटा स्टोरेज फैसिलिटी की तरफ जा रही हैं और यहाँ पर जो भी उसने स्टोरेज वगैरह करनी होती है डाटा की, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो सिस्टम की वो मैनेज करनी होती है। और डाटा मूवमेंट्स में भी वो देख रही होती है कि किस जगह से डाटा कौन सा आ रहा है और कौन सा डाटा जा रहा है, चाहे वो एक्सटर्नली है या फिर इंटरनली है।
तो इस तरह से आप इस डायग्राम में देख लें, फंक्शनल व्यू किस तरह से डिफाइन किया गया है कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इन तीनों फंक्शंस को मैनेज कर रहा है, डेटा स्टोरेज को, डेटा प्रोसेसिंग को और डेटा के मूवमेंट्स को। फंक्शनल व्यू में मजीद हम क्लियर कर लेते हैं, ये मूवमेंट्स होगी, डेटा की मूवमेंट, कंट्रोलिंग है, कंट्रोल और स्टोरेज और प्रोसेसिंग। अब यहाँ से मूवमेंट की तरफ से कंट्रोल से होता हुआ दोबारा से मूवमेंट की तरफ डेटा जा सकता है। फर्दर मूवमेंट से अगर डाटा आ रहा है कंट्रोलिंग से होता हुआ स्टोरेज के पास जाएगा, स्टोरेज में से अगर डाटा कंट्रोलिंग के पास से होता हुआ मूवमेंट में से जाएगा। यानी डाटा की मूवमेंट में से अगर कोई आउटसोर्स से इनपुट डिवाइसेस के थ्रू या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू या फिर कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू डाटा आ रहा है, तो डाटा मूवमेंट्स में से होता हुआ वो पहले कंट्रोलिंग के पास आएगा। कंट्रोल के बाद जो है वो स्टोरेज उसको अपने पास सेव करेगी। फर्दर अगर हमने स्टोरेज और प्रोसेसिंग के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो स्टोरेज से अगेन कंट्रोल के पास आएगा, कंट्रोल में से होता हुआ फिर प्रोसेसिंग और देन कंट्रोल और देन स्टोरेज के पास वापस आएगा। सिमिलरली अगर हमने मूवमेंट्स करवानी हो, अगर हमने डाटा के मूवमेंट में से करवानी हो प्रोसेसिंग की तरफ, तो यहाँ से कंट्रोल के पास होता हुआ प्रोसेसिंग के पास जाएगा, प्रोसेसिंग से होता हुआ देन कंट्रोल के पास और देन स्टोरेज के पास आएगा। यानी कम्युनिकेशन किस तरह की भी हो उसके अंदर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। उसके बगैर, कंट्रोल फंक्शन के बगैर कोई भी काम जो है वो नहीं हो सकेगा। कोई भी फंक्शन जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं कर सकता जब तक कि कंट्रोलिंग फंक्शन काम ना करे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल व्यू की। स्ट्रक्चरल व्यू किसको कहते हैं? स्ट्रक्चरल व्यू की हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेशन करता है एक्सटर्नली चीज़ों के साथ, एक पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ और कम्युनिकेशन लाइंस के साथ। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? स्टोरेज होती है और प्रोसेसिंग हो रही होती है। अब ये कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेशन किससे कर रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ और कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू। ये हमने स्ट्रक्चर ओवरव्यू में देखना है। अब जब हम कंप्यूटर की डिटेल में जाते हैं तो कंप्यूटर की डिटेल में यहाँ हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, मेन मेमोरी होती है और मेन मेमोरी के साथ साथ सीपीयू होता है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में सिस्टम बस के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती हैं। कम्युनिकेशन आपको पता है कि सिस्टम बसेस कौन सी है, हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सिस्टम बसेस के अंदर डाटा बस आती है, एड्रेस बस आती है और कंट्रोल बस आती है। इन तीनों बसेस के थ्रू कम्युनिकेशन होती है मेन मेमोरी की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की और सीपीयू की। फर्दर अगर हम सीपीयू की डिटेल में जाएं तो सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक रजिस्टर्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल पार्ट होता है और कंट्रोलिंग यूनिट होता है। अब ये तीनों का जो कनेक्शन होता है ये भी इंटरनल बस के ऊपर डिपेंड करता है। ये तीनों आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके लिए इंटरनल बसेस की ज़रूरत है। इंटरनल बसेस के बगैर इनका आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। रजिस्टर ने अगर कंट्रोलिंग यूनिट के साथ कम्युनिकेट करना है तो इंटरनल बस को यूज़ करेगी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को यूज़ करना है तो भी इंटरनल बस को यूज़ करेगी। अब जब हम आपको पता है कि रजिस्टर्स के अंदर जो है वो डाटा हम क्यों स्टोर करते हैं? ताकि सिस्टम सीपीयू को इजी टू एक्सेस हो सके। उसने जो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से गेन करनी है वो रजिस्टर्स में से पिक करके अपने पास ले लेगा, प्रोसेसिंग उसके ऊपर जल्दी से परफॉर्म कर देगा, जिसकी डिटेल हम फर्दर देखेंगे कि रजिस्टर्स किनको कहते हैं और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ये लिमिटेड होते हैं और इसको हम मज़ीद जो है वो एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट में करेंगे। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में आपको पता है कि वो सारी डिटेल आ जाती हैं जब हमने डाटा के ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, यानी अगर किसी के ऊपर हमने अरिथमेटिक फंक्शंस को अप्लाई करना है तो भी वो ALU के पार्ट के पास जाएगा। अगर हमने लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो भी वो हिस्सा डाटा का अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट के पास जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, सिस्टम के किसी रिसोर्स को कंट्रोल करना है या मैनेज करना है या किसी और चीज़ कोई और फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करना है तो कंट्रोल क्या करेगा? सीपीयू वो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा। तो कंट्रोल यूनिट उनको किस तरह से मैनेज करता है? कंट्रोल यूनिट की डिटेल में देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट के अंदर सीक्वेंसिंग लॉजिक होती है कि किस सीक्वेंस के साथ कौन सी वाली लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है।
इसके साथ लिंक होता है कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड डिकोडर्स। अब यहाँ पर हमारे पास होते हैं कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स भी होते हैं और डिकोडर्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ कंट्रोल मेमोरी भी होती है, यानी यहाँ पर ये मेमोरी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है वो कंट्रोल यूनिट को बनाती हैं। अब कंट्रोल यूनिट में क्या चीज़ होती है, कंट्रोल यूनिट ने ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करना होता है। ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करते हुए ये देखना होता है कि किस तरह से हमने उसने सीक्वेंस को इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं उनको उनके सीक्वेंस को किस तरह से लॉजिकली वे में फॉलो करना है। मेमोरी को कंट्रोल करना है तो भी ये वाला पार्ट यूज़ होगा, कंट्रोलिंग पार्ट यूनिट यूज़ होगा। अगर रजिस्टर्स और डिकोडर को कंट्रोल करना है तो भी CPU का कंट्रोल यूनिट जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन करवाएगा। ठीक है जी, ये तो था कंप्यूटर का टॉप लेवल स्ट्रक्चर। कंप्यूटर के टॉप लेवल स्ट्रक्चर ये हमने पहले जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर की जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक टॉप डाउन होता है और एक ये बॉटम अप होता है। और मोस्टली यूज़ किया जाता है टॉप डाउन यूज़ किया जाता है कि हम बड़े से जो है वो छोटी वाली की तरफ अप्रोच की तरफ आते हैं। ओके, उसके बाद है जी स्ट्रक्चर में हम ये इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हमने बात कर ली और स्ट्रक्चर की भी बात कर ली, इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात कर ली। अब इसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ जनरेशन की तरफ। आपको पता है कि हिस्ट्री ऑफ जनरेशन में हमारे पास जो है वो 5 जो है वो जनरेशन हैं, और फर्स्ट वाली जनरेशन के अंदर हमारे पास आया था वैक्यूम ट्यूब आई थी। फर्स्ट जनरेशन से आपको याद होगा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक मोस्ट जो है वो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फेमस है, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको डिज़ाइन किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। ये जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें टास्क फॉर एंटरिंग एंड अल्टरिंग प्रोग्राम को टास्क डाटा को एंटर करने के और प्रोग्राम को अल्टर करने के टास्क जो थे बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं थी, तो स्टार्टिंग में आपको पता है चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्टी वे में हैंडल होती हैं। सो मेमोरी को रीड करना भी मुश्किल था। अब उस वक्त क्या हुआ कि ये स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जो है ये आया 1946 में, जिसको वॉन न्यूमन ने 1945 के अंदर पब्लिश किया था। वॉन न्यूमन नामी एक शख्स ने इस आइडिया को प्रपोज किया और उसने स्टोर्ड प्रोग्राम के साथ रेफर किया और उसको IAS का नाम दिया। IAS से मुराद है इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी। अब इसने ओल्ड जो उसका स्टोर्ड प्रोग्राम था उसके अंदर कुछ चेंजिंग परफॉर्म की और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस सिस्टम स्टडी जो है वो इसने प्रेजेंट किया। अब ये जो IAS सिस्टम था, कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही सादा और इम्प्लीमेंट इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ईजी वे में फेच की जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है। ठीक है, ये आजकल के भी जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर ये अप्लाई किया जाता है। अब इसमें है कि ये डायग्रामेटिकली हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक इसके अंदर होती है CPU के अंदर आपको पता है कि 2 पार्ट होते हैं इसके, अरिथमेटिक यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। अब CPU जो है वो कनेक्ट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ और सेकेंडली मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट होता है। यही तीनों चीज़ें होती हैं और हम ये पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कम्युनिकेशन होती है, बसेस के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। अब हमें यहाँ पर पता है कि CPU जो है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो है वो क्या काम परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक जिन चीज़ों के ऊपर, जिस डाटा के ऊपर हमने अरिथमेटिक फंक्शंस को अप्लाई करना होता है या लॉजिकल फंक्शंस को अप्लाई करना होता है, वो CPU के अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में आते हैं। और जिनके ऊपर जब हमने रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनैलिटीज़ को डील करना होता है, तो वो पार्ट जो है वो कंट्रोलिंग यूनिट CPU का मैनेज कर रहा होता है। मेन मेमोरी का हमें पता है कि मेन मेमोरी के अंदर सारा डाटा रिसाइड करता है और इसके अंदर जो है वो डाटा परमानेंटली तौर पर सेव किया जाता है। इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट का हमें पता है कि किस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा आता है और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा को रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले किए जाते हैं। ये सादा सा स्ट्रक्चर है जिसको हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कहते हैं। इसके थ्रू इंफॉर्मेशन को फेच किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। इसकी मज़ीद डिटेल हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। जब हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर जाते हैं
तो इसके अंदर किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, और प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट के साथ में से जब डाटा आता है या डाटा जाता है तो किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन होती है, इस स्लाइड में हम देखेंगे। ये डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से कोई डाटा आता है, अगर तो वो डाटा जो है वो उसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को अप्लाई होना है, ALU ने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर डाटा जाएगा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के MBR के पास जाएगा। MBR हम कहते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर को, यानी ऐसी मेमोरी होती है, ये कंटेन करती है अ वर्ड टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी और सेंड टू इनपुट आउटपुट यूनिट और इट इज़ यूज टू रिसीव अ वर्ड फ्रॉम मेमोरी और फ्रॉम इनपुट आउटपुट यूनिट। मेमोरी से इनपुट की तरफ या इनपुट से मेमोरी की तरफ डाटा को भेजने के लिए मेमोरी बफर रजिस्टर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ से हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं इनपुट से मेमोरी की तरफ और मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। यहाँ से बहरहाल डाटा MBR के पास जाएगा। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करेगा, फर्दर इसको भेज देगा अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट की तरफ। अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट क्या करेगा, इसके ऊपर जो भी उसने इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म करनी है सर्किट के थ्रू, अरिथमेटिक लॉजिक सर्किट के थ्रू वो अप्लाई होगी, और अप्लाई होने के बाद अगर तो मल्टीपल क्वेश्चन का काम है इसमें, तो मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा। अगर तो अक्यूमुलेटर का टास्क है तो अक्यूमुलेटर इस टास्क को परफॉर्म करेगा। मल्टीपल क्वेश्चन हम इसको कहते हैं कि ये होल्ड करता है टेम्परेरी ऑपरेंड्स को और रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को। जो भी टेम्परेरी हमारे पास जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं और जो ऑपरेंड जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं टेम्परेरीली, वो सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सेव हो रही होती हैं एक्यूमुलेटर और मल्टीप्लायर क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर रिजल्ट है किसी भी दो नंबर्स को, 40 बिट्स वाले नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है, जब हम 40 बिट्स वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 80 बिट आएगा, 80 बिट नंबर्स आएंगे। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो 40 बिट्स होंगे वो स्टोर होंगे अक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। दोबारा से देख लें कि मोस्ट सिग्निफिकेंट जो 40 बिट्स होंगे वो हमारे अक्यूमुलेटर के पास सेव होंगे, और एटलीस्ट सिग्निफिकेंट जो होंगे वो हम मल्टीप्लायर क्वेश्चन के अंदर सेव करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे जो टेम्परेरी डाटा है वो मैनेज किया जाएगा अक्यूमुलेटर और मल्टीप्लायर क्वेश्चन के थ्रू। उसके बाद ये अगेन जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सर्किट से होता हुआ दोबारा मेमोरी बफर रजिस्टर के पास जाएगा, और यहाँ से अगेन फिर मेन मेमोरी के पास डाटा चला जाएगा। अब डाटा तो मेन मेमोरी के पास यहाँ पर चला गया, लेकिन मेन मेमोरी में आपको पता है कि डाटा ऐसे नहीं जा सकता, अकेला डाटा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि मेमोरी हमारी डंप है, उसको नहीं पता कि कहाँ पर कौन सी वाला डाटा को स्टोर करना है। सो यहाँ पर क्या होता है कि मेमोरी बफर रजिस्टर से फर्दर ये इंस्ट्रक्शन जाती हैं कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट यहाँ पर मैनेज करता है, पहले यहाँ पर आ जाता है IBR मीन इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो आ जाती हैं। इंस्ट्रक्शन कौन सी आती हैं, ये होल्ड करता है टेम्परेरीली द राइट हैंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ वर्ड इन द मेमोरी। जो राइट हैंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी वर्ड की मेमोरी के अंदर सेव करता है अपने पास। उसके बाद यहाँ से फर्दर ये जाता है IBR से IR की तरफ जाता है। IR के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या चीज़ सेव होती है, इट कंटेन्स द 8 बिट ऑपकोड इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये जो इसके फर्स्ट के ऊपर ऑपकोड होता है 8 बिट का, उसको पास जो है वो अपने पास सेव करता है, और रिमेनिंग डाटा को अपने पास सेव नहीं करता। जस्ट इसने ऑपकोड को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने सेव करना होता है। ऑपकोड आपको पता है ऑपकोड क्या चीज़ होती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जिनसे ना क्या चीज़ इस डाटा के ऊपर अप्लाई की जा रही है। तो फॉर एग्जांपल ऐड है, ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो उसका ऑपकोड सेपरेट होगा, सब्ट्रैक्शन है, लोड है, उसका ऑपकोड सेपरेट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सेव की जा रही होती हैं। अब यहाँ से फर्दर जो है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास जाएगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगी, उससे मेमोरी एड्रेस एलोकेट करेगी, जिसको लेता हुआ ये फर्दर जाएगा एड्रेस के पास, एड्रेस लेकर मेन मेमोरी के पास जाएगा। अब यहाँ पे देखें मेमोरी बफर रजिस्टर से डाटा आया मेमोरी के पास, मेन मेमोरी के पास, और MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से एड्रेस आया। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो मेन मेमोरी के अंदर उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाके डाटा को सेव कर देगा।
यहाँ पर पीसी के अंदर प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर काउंटर के अंदर क्या डाटा सेव होता है, ये कंटेन करता है द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पेयर टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी, कि इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को किसको फॉलो करना है, ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन सेव होती है। अब यहाँ से दोबारा हम IR के पास आ जाते हैं। अब IR क्या काम करता है, IR मैंने आपको बताया था कि ऑपकोड की डाटा को सेव करता है जो कि 8 बिट होता है। ऑपकोड का डाटा में क्या होता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को लोड करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है, या क्या चीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है, इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो जाती है कंट्रोल सर्किट के पास। कंट्रोल सर्किट जो है अपने कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू उसको मैनेज करता है कि डाटा लोड किया जाना है, ऐड किया जाना है, सब्ट्रैक्ट किया जाना है, ये कौन सी वाले फंक्शन को अप्लाई किया जाना है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। ये हमने देखा कि किस तरह से ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में लिंक होती हैं। और फर्दर हम इसकी CPU की डिटेल के अंदर गए, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ IAS कंप्यूटर के अंदर गए, तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से किस तरह से इंफॉर्मेशन आती है, किस तरह से डाटा आता है। अरिथमेटिक यूनिट में से, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स में से होता हुआ कंट्रोल यूनिट के पास जाता है और फिर किस तरह से मेन मेमोरी में जाता है। अब हमने अगर मेन मेमोरी में से डाटा को पिक करना हो, यानी प्रोसेसर ने अगर मेन मेमोरी में से डाटा को रीड करना हो, तो क्या करेगा, उसको वो लोकेशन बताएगा कौन सी वाली लोकेशन में से डाटा को पिक करना है, और उसके बाद डाटा को रिट्रीव करता हुआ अगर उसने इन आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले करवाना है तो सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करता हुआ MBR के पास जाएगा, MBR में से होता हुआ यहाँ से सर्किट के पास जाएगा और सारी प्रोसेसिंग करता हुआ दोबारा से जो है वो रिजल्ट्स लेकर यहाँ पर इनपुट आउटपुट यूनिट को डिस्प्ले करवा देगा, आउटपुट यूनिट को डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और डाटा जो है वो जारी होती है, आ रही होती है और जा रही होती है। सो हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। चलिए, अभी तक तो हमने पढ़ा वॉन न्यूमन का आर्किटेक्चर। अब एक और आर्किटेक्चर भी है RISC और CISC। RISC आर्किटेक्चर जो है वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर भी फॉलो किया जा रहा होता है। ये क्या चीज़ होती है, रिड्यूस्ड सेट इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर, सेट आर्किटेक्चर। इसका मेन आइडिया ये है, बिहाइंड इज टू मेक हार्डवेयर सिंपलर बाय यूज एन इंस्ट्रक्शन सेट composed of a few basic steps for loading, evaluating and storing operations. Just like a load command will load data, store command will store the data. बड़े सादे तरीके से सिंपलर वे के अंदर हार्डवेयर की इन चीज़ों को मैनेज करता है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो कंपोज की जाती हैं, फ्यू स्टेप्स के अंदर किस किस के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट अप्लाई होती हैं, लोडिंग किस तरह से होती है, चीज़ की एवेल्यूएशन कैसी होती है, और स्टोरिंग ऑपरेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कोई भी आपने लोड कमांड को इम्प्लीमेंट करवाना है, किसी भी डाटा को लोड करवाने के लिए या डाटा को स्टोर करवाने के लिए स्टोर कमांड को यूज़ करना है। तो RISC के अंदर हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हार्डवेयर के लेवल पर जाकर सिंपलर वे के अंदर किस तरह से डाटा को लोड, एवेल्यूएट और स्टोर करवाना है। RISC के आर्किटेक्चर के अंदर ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। It is a CPU design plan based on simple order and acts fast. अच्छा, अब ये जो है बड़ा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सादा सा चीज़ है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों को जो है वो इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो सिंपल ऑर्डर में होती है, बट ये एक्ट करता है फास्ट वे में एक्ट करता है, स्पीडली जो है वो परफॉर्मेंस इसकी इंक्रीज होती है थ्रू पाइपलाइनिंग। जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, ये सिंपलर इंस्ट्रक्शन होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन नहीं होती, बल्कि सादी सी इंस्ट्रक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होती है। सिंपलर इंस्ट्रक्शन जो है वो डी कोडिंग की भी यूज़ की जाती हैं, फैचिंग की एंड डी कोडिंग की, किस तरह से इंफॉर्मेशन को हमने CPU ने डी कोड करना है, फाइंड आउट करना है और देन डी कोड करना है। इंस्ट्रक्शन जो है वो जस्ट 1 वर्ड साइज़ के अंदर आती हैं, मीन्स के 1 वर्ड साइज़ के अंदर आती हैं, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो ईजी हो जाती है। इंस्ट्रक्शन टास्क जो है वो सिंगल क्लॉक साइकिल लेती है एग्जीक्यूशन करवाने के लिए। कोई भी अगर इसके पास इंस्ट्रक्शन आती है एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसको सेव करने के उसको फॉलो एग्जीक्यूट करने के लिए सिंगल साइकिल जो है उसको लेता है CPU के। मोर नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर इसमें इस्तेमाल होते हैं, यानी ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ रजिस्टर इस्तेमाल होंगे तो प्रोसेसर का टास्क भी ईजी हो जाएगा परफॉर्म करवाना।
सिंपल एड्रेसिंग मोड यूज़ किया जा रहा होता है, कोई कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड नहीं यूज़ होता, बल्कि सिंपल सा जो है वो एड्रेसिंग मोड को यूज़ करते हैं, किस तरह से डाटा मेमोरी के अंदर रखा जाएगा। और इसके साथ साथ लेस डाटा टाइप्स को यूज़ किया जाता है। लेस डाटा टाइप होंगी तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी, काम करना आसानी से होगा। पाइपलाइनिंग कैन बी अचीव्ड। अब इसके अंदर मज़े की ये चीज़ है कि ये पाइपलाइनिंग को यूज़ करता है। पाइपलाइनिंग क्या चीज़ है? ये एक स्टैंडर्ड फीचर है RISC प्रोसेसर का, जस्ट लाइक एन असेंबली लाइन, बिकॉज द प्रोसेसर वर्क्स ऑन डिफरेंट स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द सेम लेवल। मोर इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये समझ लें कि पाइपलाइनिंग के क्या है कि अगर पहले एक टास्क है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा टास्क कंप्लीट होगा, या एक तो ये हो गया कि ये टास्क करना, काम करना जो वो डिफिकल्ट होगा। लेकिन पाइपलाइनिंग में क्या होता है, इसने मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम स्टार्ट किया होता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम इसने जब स्टार्ट किया होता है, पाइपलाइनिंग को यूज़ करते हुए ये टास्क जो है वो इजीली परफॉर्म होते रहते हैं, सेम ही टाइम लगता है और ज़्यादा इंस्ट्रक्शन जो है वो शॉर्टर टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद है जी CISC क्या चीज़ है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है ये। मेन आइडिया क्या है इसका कि मेन आइडिया इज़ दैट अ सिंगल इंस्ट्रक्शन विल डू ऑल लोडिंग, evaluating and storing operation, just like a multiplication command will do stuff like loading data, evaluating data and storing it, hence it's complex। यहाँ पर जब हम complex instruction set की बात करते हैं तो इसके अंदर instructions को हैंडल करना, सिंगल इंस्ट्रक्शन को हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये बहुत अप्रोचेज जो है वो CPU की परफॉर्मेंस को तो इंक्रीज़ करती हैं, लेकिन जो CISC का आर्किटेक्चर है इसके अंदर लोडिंग जब डाटा की हो रही होती है, इवैल्यूएटिंग होती है और ऑपरेशन को स्टोर किया जाता है। जैसे कि सिंपल से कोई ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए कम्प्लेक्स चीज़ों को यूज़ करता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज़ करता है सॉल्व करने के लिए, जब हमने डाटा को लोड करना है, एवेल्यूएट करना है और स्टोर करना है। CISC आर्किटेक्चर जो है वो स्टैंड फॉर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। ये CPU के लिए डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ अ CPU डिज़ाइन प्लान बेस्ड ऑन सिंगल कमांड। एक ही कमांड ने सारे टास्क को परफॉर्म करना है, विच आर स्किल्ड इन एग्जीक्यूटिंग मल्टी स्टेप ऑपरेशन। अब ये जो हमारी जो एक ही कमांड है, एक ही कमांड के थ्रू मल्टी स्टेप ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा है। डिफरेंट ऑपरेशंस को एक ही कमांड के थ्रू हैंडल किया जाता है, जबकि RISC के अंदर ऐसे नहीं होता। ये डिफरेंट कमांड यूज़ की जा रही होती हैं डाटा लोड और एवेल्यूएट करने के लिए। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CISC। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होती हैं और हिंस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन डी कोड होती हैं। कॉम्प्लेक्स वे में ही इंस्ट्रक्शन को डिकोडिंग किया जाता है। इंस्ट्रक्शन जो है वो लार्ज देन 1 वर्ड साइज होती हैं, एक वर्ड के साइज से लार्ज होती हैं। जिस तरह से RISC इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो 1 वर्ड के साइज़ के अंदर आ जाती हैं, लेकिन CISC की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो 1 वर्ड साइज के अंदर नहीं आती हैं, उससे लार्ज होती हैं। सो इनको मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इंस्ट्रक्शन में टेक मोर देन सिंगल साइकिल टू गेट एग्जीक्यूटेड। RISC के अंदर सिंगल साइकिल में एग्जीक्यूट होती हैं, जबकि CISC के अंदर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स को यूज़ करता है। CPU के मोर एक से ज़्यादा सिंगल क्लॉक साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है। लेस नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं एज ऑपरेशन गेट परफॉर्म्ड इन मेमोरी इटसेल्फ। बहुत से ऑपरेशन मेमोरी जो है वो खुद ही सॉल्व कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि इसके अंदर जनरल पर्पस रजिस्टर्स बहुत कम होते हैं। जबकि RISC के अंदर इस चीज़ की फैसिलिटी मौजूद है कि जनरल पर्पस रजिस्टर ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो CPU जल्दी से जो है वो उसके फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मोड यूज़ किया जाता है, जबकि RISC के अंदर हम देख चुके हैं कि सिंपल एड्रेसिंग मोड को यूज़ किया जाता है और मोर डाटा टाइप्स CISC के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जबकि RISC के अंदर ज़्यादा डाटा टाइप्स को लेस डाटा टाइप को यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारी CISC और RISC की करैक्टरिस्टिक्स। इसके बाद इनके आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। इनके आर्किटेक्चर का क्या डिफरेंस है। आर्किटेक्चर RISC का क्या है, PC से प्रोग्राम से डाटा मेमोरी की तरफ जाता है, देन IR की तरफ जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की तरफ जाता है, देन डी कोड उसको किया जाता है। डी कोड के बाद डाटा पास से होता हुआ डाटा जो वो मेन मेमोरी से आता है वो डाटा पाथ की तरफ जाता है। CISC में कैसे होता है, प्रोग्राम पहले जो है वो प्रोग्राम PC से प्रोग्राम मेमोरी की तरफ जाते हैं, देन MPC की तरफ जाते हैं, देन
MPM की तरफ जाते हैं, देन डाटा के पास जाते हैं, और डाटा मेमोरी से भी, यानी डिफरेंस यहाँ पर क्या, ये पहले डी कोड करता है RISC, ये डी कोड यहाँ पर नहीं करता क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है। सिंपल इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 1 CWMP लॉन्गर होता है, जबकि सिंपल इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होती हैं 1 इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू सेवरल CWs होते हैं, एंड MP स्टैंडर्ड होता है। RISC क्या चीज़ होती है, RISC के अंदर मशीन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मशीन इंस्ट्रक्शंस जो है मशीन इंस्ट्रक्शन के बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाती हैं, जबकि CISC के अंदर मशीन इंस्ट्रक्शन पहले माइक्रो कोड कन्वर्ट होती हैं, माइक्रो कोड कन्वर्जन के बाद माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के पास जाती हैं, और मिनी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं CISC का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं एवेल्यूएशन ऑफ इंटेल 86 आर्किटेक्चर की तरफ। 86 आर्किटेक्चर को बनाते हुए ये कौन सी एवेल्यूएशन में से गुजरा, एवोल्यूशन में से गुजरा, सॉरी, कौन से एरा में से गुजरा। इसमें सबसे पहले जो आर्किटेक्चर है वो 8080 का आर्किटेक्चर है, उसके बाद 8086, देन 8286, 8386, 8486, देन पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, कोर एंड कोर 2, और फर्दर भी जो है वो इसकी एवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू है। इसकी डिटेल में आते हैं। 8080 आर्किटेक्चर कौन सा है इंटेल का। 8080 आर्किटेक्चर जो है वो फर्स्ट जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर था, जिसमें 8 बिट्स मशीन को यूज़ किया जाता था। मेमोरी के अंदर डाटा को रखने के लिए जस्ट 8 बिट डाटा पाथ यूज़ किया जाता है। डाटा पाथ में क्या है कि आपको पता है कि डाटा पाथ्स में जितना डाटा, यानी एट अ टाइम जो डाटा है वो 8 बिट स्टोर हो सकता है, यानी 8 बिट का डाटा ही मेमोरी में से उठाकर CPU के अंदर लाया जाता है, प्रोसेसर के अंदर लाया जाता है। वो शॉर्ट मेमोरी जो यूज़ करता था, क्योंकि ये स्टार्टिंग में था, फर्स्ट जनरल पर्पस रजिस्टर था माइक्रो प्रोसेसर का, इसलिए इसके अंदर 8 बिट डाटा को स्टोर कर सकता था डाटा पाथ के अंदर। इसको यूज़ किया जाता है फर्स्ट दैट वाज यूज्ड इन फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, द ITR उसका नाम था। देन 8086 आर्किटेक्चर प्रेजेंट किया गया। 8086 आर्किटेक्चर जो है वो 8080 आर्किटेक्चर से मोर पावरफुल भी है। अब फर्स्ट वाले के अंदर 8 बिट डाटा पाथ को यूज़ किया जाता था, जबकि 8086 के अंदर 16 बिट मशीन यूज़ होने लगी, यानी डाटा को मेन मेमोरी से CPU तक लाने के लिए 16 बिट्स को यूज़ किया जाने लगा। In addition to a wider data path and larger registers, 8086 supported an instruction cache and queue that prefetches a few instructions before they are executed. अब जब हमारे पास ये आने लगा डाटा का पाथ जो है वो लार्जर हो गया, तो इसने क्या किया, इसने फैसिलिटी प्रोवाइड की कि ये सपोर्ट कर सकता था इंस्ट्रक्शन कैशे को। मेमोरी के अंदर CPU के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन को कैशे भी किया जाता था, और इंस्ट्रक्शन को पहले से प्रीफेच भी कर लिया जाता था, एग्जीक्यूशन होने से पहले ही हम उसको प्रीफेच भी कर सकते थे। ये वेरिएंट इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ दिस प्रोसेसर वाज द 8088। उसके बाद जो है वो 8088 आया था, दैट वाज यूज्ड इन IBM's फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। IBM के पहले कंप्यूटर के अंदर इसको यूज़ किया जाता था, और इंटेल का ये सक्सेसफुल जो है वो कंप्यूटर था। 8086 इज़ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द 86 आर्किटेक्चर। इसको जो है हम यूज़ किया जाता था इंटेल के 86 आर्किटेक्चर के तौर पर, इसलिए इसका नाम भी जो है 8086 रखा गया। सो इसके बाद 8086 के बाद 8286 जो कि एक्सटेंशन था 8086 की, इसलिए भी 8086 को इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि 8286 एक्सटेंशन है 8086 की, इसी वजह से 8086 को फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ 86 आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इसके अंदर यूज़ किया जाता है 16 मेगाबाइट्स मेमोरी यूज़ की जाने लगी थी, इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग 1 मेगाबाइट्स। 1 मेगाबाइट की बजाय इसमें 16 मेगाबाइट्स मेमोरी को यूज़ किया जाने लगा फॉर एड्रेसिंग मेमोरी। देन 8386 आर्किटेक्चर को प्रेजेंट किया गया। अब इसके अंदर जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, वैसे वैसे आर्किटेक्चर के अंदर मज़ीद जो है वो परफॉर्मेंस भी इसकी इंक्रीज़ होती गई, और इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग भी होती गई। अब यहाँ पर इंटेल का जो फर्स्ट 32 मशीन थी ये प्रेजेंट की गई 8386 में, 3 आर्किटेक्चर में। अब मेजर ओवरहॉल ऑफ दी प्रोडक्ट वाज अ 32 बिट आर्किटेक्चर। क्यों ये ज़्यादा जो वो जाना जाता था, क्योंकि ये यहाँ पर 32 बिट आर्किटेक्चर
को यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर जो ये कम्प्लेक्सिटी वाइज भी और पावर ऑफ मिनी कंप्यूटर्स भी यूज़ होने लगा। मेन फ्रेम के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था जस्ट अ फ्यू ईयर्स अर्लियर। दैट वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर टू सपोर्ट मल्टीटास्किंग, क्योंकि इसका साइज़ वगैरह भी इंक्रीज़ हो गया, परफॉर्मेंस भी इसकी इंक्रीज़ होगी, तो इसको मल्टीटास्किंग के लिए एट अ टाइम, मल्टीटास्किंग आपको पता है कि एट अ टाइम जब हम प्रोसेसर जो है वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकता है एट अ टाइम, तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। मीनिंग इट टू रन मल्टी प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। उसके बाद 8486 आर्किटेक्चर को प्रेजेंट किया गया, जो कि 8386 आर्किटेक्चर का एडवांस वर्जन था। अब ये मज़ीद जो है वो मोर सोफिस्टिकेटेड हो गया, मज़ीद पावरफुल हो गया, और जिसके अंदर कैशर टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया गया और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग को भी यूज़ किया गया। पाइपलाइनिंग का हम कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि एट अ टाइम डिफरेंट चीज़ों को, टास्क को परफॉर्म किया गया। जैसे एक जहाँ पर जो है वो लिमिटेशन लग जाती है कि अगर एक टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, CPU का साइकिल जो है वो डिवाइड हो जाता है। 8486 को रेफ़र किया जाता है बिल्ड इन मैथ को प्रोसेसर के अंदर उसको ऑफर किया गया कि बिल्ड इन मैथ की चीज़ों को जो है वो सॉल्व करने लगा। ऑफलोडिंग कॉम्प्लेक्स मैथ ऑपरेशन को भी सॉल्व किया जाने लगा फ्रॉम मेन CPU से। यानी मज़ीद जो है जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ होती गई। उसके बाद पेंटियम आ गया। विद द हेल्प ऑफ पेंटियम इंटेल इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ सुपर स्केलर टेक्निक्स। यहाँ पर सुपर स्केलर टेक्निक्स को यूज़ की जाने लगी, जो कि कम्प्लेक्स टास्क को ईजी बना कर सॉल्व करने लगी। विच अलो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट इन अ पैरेलल वे के अंदर हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते थे। देन पेंटियम प्रो प्रेजेंट किया गया। पेंटियम प्रो ने इसी चीज़ को, सुपर स्केलर को कंटिन्यू करते हुए ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म की इसकी सिस्टम की विद द हेल्प ऑफ पेंटियम, विद एग्रेसिव यूज़ ऑफ रजिस्टर, रीनेमिंग, ब्रांच प्रेडिक्शन, डाटा फ्लो एनालिसिस, स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन। यानी ये सारी जो है एडवांसमेंट की तरफ सारी चीज़ें आती गई। डाटा फ्लो एनालिसिस भी यहाँ पर करना आसान हो गया, इसकी फैसिलिटीज़ ने प्रोवाइड की। रजिस्टर को भी रीनेम किया जाने लगा। उसके बाद पेंटियम 2 आया। पेंटियम 2 की एवोल्यूशन के साथ इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, इंटेल MM टेक्नोलॉजी के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया। न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ गई जिसने डिज़ाइन किया था प्रोसेस वीडियो को, ऑडियो को, ग्राफिक्स डाटा को एफिशिएंट वे में। देन पेंटियम 3 जो है इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया था एडिशनल फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन के साथ, ताकि इसको ये सपोर्ट कर सके 3D ग्राफिक्स को, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सके। पेंटियम 3 के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर थे जो 3D व्यू पेश करते थे, प्रेजेंट करते थे, उसको भी सपोर्ट किया जाने लगा विद द हेल्प ऑफ पेंटियम। पेंटियम 4 के अंदर जो है ये इंक्लूड करता है एडिशनल फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड अदर इन्हांसमेंट फॉर मल्टीमीडिया.8। मल्टीमीडिया की एडवांसमेंट के साथ जो है इसको प्रेजेंट किया गया। उसके बाद आया जी कोर। दिस इज़ द फर्स्ट इंटेल 86 माइक्रो प्रोसेसर विद द डुअल कोर, रेफरिंग टू इम्प्लीमेंट ऑफ 2 प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप। सिंगल चिप के अंदर हम यहाँ पर 2 प्रोसेसर को यूज़ कर सकते थे। जब कोर आया तो वो जो है ना वो एकदम एडवांसमेंट ज़्यादा होगी जी। सिस्टम जो है कंप्यूटर जो है वो बहुत स्पीडली चीज़ों को प्रोसेस कर सकता है और ज़्यादा एडवांसमेंट इसके साथ आती गई। उसके बाद कोर 2 को प्रेजेंट किया गया। कोर 2 ने एक्सटेंड किया आर्किटेक्चर को 64 बिट के अंदर। अब 64 बिट जब एड्रेसिंग आ गई तो इट मीन्स कि यानी बहुत ये पहले वालों से बहुत ज़्यादा पावरफुल समझा गया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसके ऊपर हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली सॉल्व की जा सकती हैं। द कोर 2 क्वाड प्रोड्यूस 4 प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप। हम सिंगल चिप के ऊपर जो है वो 4 प्रोसेसर्स को रख सकते हैं, इसलिए इसे कोर 2 भी कहा जाता है। सो ये तो थी एवोल्यूशन ऑफ 86 के आर्किटेक्चर, किस तरह से कौन कौन सा आर्किटेक्चर आता गया। यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।